नमस्कार, मैं विकास इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आईटीआई अनुदेशक। तो यहां पर आईटीआई अनुदेशक का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है, तो उससे संबंधित यहां पर आज हम क्लास 1 कराने वाले हैं। तो आपकी ये क्लास है वो गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन आप देख सकते हैं कि ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके 5 अंक का क्वेश्चन यानी कि 5 अंक के 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम EPSSSC जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पर आपको गुणवत्ता प्रबंधन से क्लास में आज जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है वो EPSSSC सिलेबस के अनुसार यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित आपका क्वालिटी मैनेजमेंट QMS और PDCA 5S 5D काइजन एंड ISO कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड, ये आपके टॉपिक इसके अंदर हैं गुणवत्ता प्रबंधन में। तो इन सभी छोटे छोटे टॉपिक को हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले यानी कि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो यहाँ पर ये क्लास जो है इसको हम एक ही जो कि आपका गुणवत्ता प्रबंधन 5 नंबर में आने वाला है, तो इसको हम एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, जो कि एक ही क्लास में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको ISO की तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो इसमें ISO है। तो यहाँ पर ISO क्या है, इसका क्या कार्य है, इसका फुल नाम क्या है, इसका संगठन का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, इन सारी बातों को हम पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ISO का मतलब है ये आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल नेम है, और यहाँ पर जो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन बोलते हैं। तो इसका मुख्य काम है विश्व स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि जो मानक हर देश में अपने अलग अलग मानक हैं, तो कहीं पर कोई फुट में, कोई इंच में, कोई सेंटीमीटर में, इस तरीके से अपना मानक निर्धारित किए हुए हैं। तो ISO का जो काम है वो इंटरनेशनल पर एक ही मानकीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को लागू कर सके, जिससे कि विश्व स्तर पर जो आपका प्रोडक्ट है वो एक देश का दूसरे देश में भी आसानी से बिक सके, उसके पार्ट वहाँ पर भी उपलब्ध हो सके। तो इसका जो मुख्य काम है व्यापार को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना, ISO का आपका यही मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ISO है, तो ISO का संगठन आपका हुआ था 23 फरवरी, आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ISO का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 23 फरवरी 1947 को इसका गठन हुआ था, जो कि आपका एक गैर सरकारी संगठन है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सरकार से अलग है, यानी कि ये गैर सरकारी संगठन है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करना, जो इसका मुख्य कार्य है वो यहाँ पर इसका कार्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकों का जो विकास करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो आपके हैं उनका इसमें विकास करना बराबर इसका यही कार्य है। तो जो इसका मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में मिलेगा, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। यहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस जिसको बोलेंगे वो आपका है जिनेवा में, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर इसके मेंबर की बात करते हैं, इसके सदस्य कितने हैं, गलत लग गया, मेंबर। तो इसके यहाँ पर 165 मेंबर यानी कि सदस्य हैं। तो 165 सदस्य ये हैं, यानी कि 165 देशों के जो राष्ट्रीय मानक हैं, 165 देशों के जो राष्ट्रीय मानक हैं, उन जो मानक निकाय हैं वो सब इसके सदस्य हैं।
तो जो इसका जो नियम है तो वो 165 देश के लोग फॉलो करते हैं, जिससे एक इसका स्टैंडर्ड बना रहता है। तो यहाँ पर अब इसका जो फुल नेम है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने हम एक इमेज को जूम कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो फुल नेम है आप देख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको अब दिख रहा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका ये फुल नेम हो गया है। तो इसका कार्य मैं आपको बता ही चुके हैं। तो अब चलिए थोड़ा हम नीचे अगला स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ISO इसका फुल नेम है। तो यहाँ से आपको कंपनी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्टिफाई कराना होता है। तो यहाँ से लोग एक सर्टिफिकेशन नंबर लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो मुख्य कार्य है मानकों को विकसित करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट, तो ये आपका ISO 9001 यानी कि ISO जो आपका है 9001, ये यहाँ पर कंपनी एवं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और आपका जो यहाँ पर ISO करके दिख रहा होगा ISO 14001, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हो OHSAS लिखा है, OHSAS 18001, तो यहाँ पर ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित है। ये इसके एक मानक रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ISO 22000 यानी कि 22000, ये आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है। आपने देखा होगा, आप अपने इंडिया में खाने पीने की जो वस्तु होती है उसके ऊपर FSSAI लिखा रहता है। ये आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके ये संगठन है, जो कि ISI आपका भारत का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान के तरफ से यहाँ पर जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, जो कि ये यहाँ पर केवल इंडिया के लिए ये वैलिड है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ISO 22000 है। इसी तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 27001 निर्धारित किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर ISO का यही काम है कि स्टैंडर्ड को मुख्य रूप से विस्तारित करना। तो यहाँ पर हर क्षेत्र से संबंधित हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जो एरिया आपका यानी कि क्षेत्र है उससे संबंधित एक अलग ही इसका स्टैंडर्ड यानी कि मानक निर्धारित किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एकीकरण, जो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य करती है, उसके विषय में यहाँ पर हम आपको अब बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से एक इमेज यानी कि जो मैंने क्लास को बनाया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, यानी कि पूरे विश्व लेवल पे एकीकृत, यानी कि इसका काम है विभिन्न देशों, यानी कि जहाँ जहाँ पर छोटे छोटे आपके वो संगठन है, मानक हैं, तो उनको मर्ज करके विश्व लेवल पर एक ऐसा स्टैंडर्ड इन्होंने जारी किया है जिससे विश्व स्तर पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलता है। और इनका यही काम है ISO का कि इंटरनेशनल स्तर पर आपका जो व्यापार का बढ़ावा देना है। तो जब आपका एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एकीकृत प्रबंधन सिस्टम, जब एक ही जैसा पूरे विश्व में आपका मानक होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकता है। तो उसका जो मानक है वो आपको पता होगा कि अलग अलग देश में कहीं पे इंच या मीटर में, कहीं सेंटीमीटर में जो माप चलती हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है वो पूरे देश में आपको मिलेगा।
इसी आधार पर जब हर जगह आपको मानक यानी कि एक ही चीज़ अवेलेबल होगी तो यही इसका स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो सिस्टम है आईएमएस। आईएमएस का जो मुख्य काम है तो यहाँ पर इससे संबंधित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत कई प्रकार के जो प्रबंध प्रणाली है यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम है आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आपकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमएस यानी कि जो आपका ईएमएस है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर स्टैंडर्ड जारी किए जाएंगे इसकी तरफ से। तो इनका एक स्टैंडर्ड आईएसओ करके रहता है, उसके विषय में हम आगे आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, उसको भी लेकर हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रबंधन यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा एसएमएस करके लिखा है, तो ये है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए भी आईएसओ करके कोड निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से ईएनएमएस है तो ये आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एफएसएमएस करके जो है आपका ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। इसके लिए भी आपके यहाँ पर जो मानक हैं वो निर्धारित आगे हैं। हम आपको इन सभी के मानक बताएंगे, कैसे आपको मानक पता चल पाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से ISM इसका कोड है और यहाँ पर CMS करके है कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से यहाँ पर IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका इन काफ़ी क्षेत्रों में अपना स्टैंडर्ड जारी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके विषय में तो हम आपको बताए हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका ये EMS है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका ये SMS करके है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ENMS है आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से आदि हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम नीचे चलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पर ये क्वालिटी से संबंधित आपका स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए ISO करके ये स्टैंडर्ड जारी किया गया है 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, यानी कि संगठन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो लोग इसको अपना सर्टिफिकेशन करा के कोड को यानी जो मानक स्टैंडर्ड है इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो AS करके AS 9100 यानी कि AS 9100 है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस। तो यहाँ पर ये आपका एरोस्पेस अंतरिक्ष और रक्षा से संबंधित है। जो रक्षा क्षेत्र में जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उनके लिए आपको AS 9100 करके मानक निर्धारित किया गया है। और ISO करके जो आपका है 13485 ये मेडिकल डिवाइस के लिए आपको याद रखना होगा। ISO 13485 ये मानक किसके लिए निर्धारित किया गया है? तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ISO 13485 जो आपको दिख रहा है, पूछेगा कि ये मानक है ये किसके लिए निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेडिकल डिवाइस यानी कि जो आपके मेडिकल डिवाइस, मेडिकल यानी कि आपका जो डिवाइस यानी कि जो आपके स्वास्थ्य उपकरण है उससे संबंधित है। आपका ISO 13485 है, ये आपका स्वास्थ्य उपकरण से संबंधित है, मेडिकल डिवाइसेस। और आपका यहाँ पे देखिए मिल रहा होगा IATF 16949 है जो ऑटोमेटिव क्षेत्र से संबंधित है। इस तरीके से यहाँ पर आपके ये 4 हैं मानक, वो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, ISO 9001 किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडस्ट्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर IATF 16949 तो ऑटोमेटिव क्षेत्र के लिए आपके ये हो गया है, ऑटोमेशन लाइन के लिए।
तो अगला अब हम यहाँ पे देखते हैं EMS, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका 14,000 कोड रहता है, 14,001। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा पर्यावरण से संबंधित, जो आपका पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत आपका ISO जो 14,001 है, ये आपका कोड है। आपसे ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा किस तरीके से कि पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है वो क्या है, तो आपको ISO करके ऑप्शन दिया जाएगा, तो जिसमें आपका ISO 14,001 वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप कराएंगे, तो पहले आप थ्योरेटिकल इस क्लास को ले लीजिएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में इसका लाभ मिल सके। यहाँ पे अब देखिए SMS करके लिखा है, तो ये है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो आपका कोड है वो ISO 45,001 करके है। ये आपका हो गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो कोड है, जो मेडिकल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, वो जो व्यावसायिक हेल्थ एवं सुरक्षा मैनेजमेंट की तरफ से जो कोड है वो ये आपका है। ENMS करके जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे आपके पावर प्लांट वगैरह हैं, जो भी अन्य एनर्जी से संबंधित जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हैं, वो एनर्जी के क्षेत्र में आपका जो कोड है वो ISO 5001 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपका जो कोड है वो ISO 5001 है। अब बात करते हैं FSMS से संबंधित, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित। तो इसके लिए यहाँ पर 3 कोड सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर लिखा रहेगा FSSC, तो ये 22,000 करके जो कोड होगा, तो यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। जैसे कि अमेरिका की कोई भी खाने की पदार्थ है, यदि वो इंडिया में बिक रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे FSSC करके 22,000 एक जो मानक स्टैंडर्ड है वो लिखा रहेगा। आप इंडिया में देख सकते हैं कि आपके FSSAI करके खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं उन पे नमकीन वगैरह बिस्कुट है, उसके ऊपर आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, आप देख भी सकते हैं। अगली बार से आप इस बात को नोटिस करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा FSSAI। तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड है, इसके आगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, 05 से जो भी आपको मिलेगा, तो उससे पहले आपको ये लिखना होता है। तो यहाँ पर इसका फुल नेम है आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके जो है आपका, ये इंडिया के लिए है, ये सिर्फ ISI द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हमको बात चल रही है आपका ISO यानी कि इंडियन इंटरनेशनल स्तर यानी कि विश्व स्तर पर बात चल रही है। तो विश्व स्तर पर यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं पदार्थ हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा दोस्त प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम पे। ऑटोमेटेड पेन चल रहा है, क्या होगा? 1 मिनट दोस्त। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको डिलीट कर दें कि ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो आपकी खाने पीने की चीज़ें होंगी उसके ऊपर आपका ISO करके लिखा रखा होगा, ISO। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ISO करके होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर ये इसका मानक स्टैंडर्ड है वो भी दिखने को मिलेगा, FSSC करके 22,000 लिखा होगा। अब इसके जो नए वर्जन आ रहे हैं वो जैसे 2005 और 10, 15 ऐसे करके आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर उसके विषय में हम आगे बताएंगे कि जो इसका ISO 9000 के 5 वर्जन आ चुके हैं, तो इसका वर्जन 4-5-6 साल में अपग्रेड होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल में आपका ISO का जो ISO 9001 का जो वर्जन चल रहा है वो 2015 चल रहा है। ठीक है, 2015 आपका ये वर्जन चल रहा है।
तो यहाँ पर फूड से संबंधित आपको जो कोड लिखना होगा, और यहाँ पर ISO 22000 और SQF भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगला यहाँ पर है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। तो यहाँ पर इसके लिए जो कोड है वो आपका है ISO 27000। तो ये इंटरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि इसकी तरफ से ये मानक स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और यो इसका देखिए यहाँ पर ISO के जो स्टैंडर्ड हैं, अब देख लीजिए ISO के जो स्टैंडर्ड हैं, सबसे पहले आपका जो एडिशन आया था वो 1987 में आया था। यहाँ पे ये इसका मैंने एक इमेज आपको बना के अच्छे से दिखाया है। तो यहाँ पर ISO 9000 की जो फैमिली है वो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि सबसे पहले 1987 में फिर फर्स्ट एडिशन ये था, फिर फर्स्ट वर्जन आपका 1994 में आया था, फिर उसके बाद में आपका सेकेंड वर्जन सन 2000 में आया था, थर्ड वर्जन 2008 में आया था, और आपका जो फोर्थ वर्जन है वो 2015 में आया था। तो आप देख रहे होंगे कि ISO 9001 डैश आपका 2015 इस तरीके से आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो ये आपका करंट यानी कि जो न्यू वर्जन चल रहा है यानी कि फोर्थ वर्जन है, तो ये आपका यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो मानक स्टैंडर्ड हैं मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कुछ आपको जो टॉप लेवल पे स्टैंडर्ड हैं वो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अन्य जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो क्वालिटी इंजीनियर जैसे काफ़ी पदों पे जब वैकेंसी निकलती हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड, पॉपुलर स्टैंडर्ड जो हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम सीधा नीचे चलते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं आपके लिए वो हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ISO करके जो 06 लिखा मिल जाए आपको, यहाँ पे देखिए आपको IS कलर चेंज कर लें इसका थोड़ा ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ISO 6 अगर मिल जाए तो ये कैमरा फिल्म स्पीड से संबंधित इसका मानक है। तो यहाँ पर कैमरा फिल्म स्पीड के लिए ISO 06 होगा। उसके बाद में देखिए आपके सामने ISO 639 जो है ये लैंग्वेज कोड है, यानी कि भाषा के लिए ये यहाँ पर मानक निर्धारित किया गया। ISO 4217 जो आपका है ISO 4217 ये करेंसी कोड है, यानी कि जो आपके नोट की छपाई होती है उसके लिए आपका जो ISO 4217 कोड यूज किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके जो कोड का निर्धारण किया गया। तो यहाँ पर ISO 8601 है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट के लिए आपका ISO 8601 यूज किया जाता है। और अगला आपका यहाँ पे देखिए ISO 9660 है। ISO ये इमेज फॉर कंप्यूटर फाइल्स, जो ISO ये है यूज आपका होता है वो इमेज फॉर कंप्यूटर फाइल, जो कंप्यूटर फाइल में इमेज है उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है। हर एक चीज़ के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड जो आपका बना रखा है। तो यहाँ पर जो टॉप लेवल पर स्टैंडर्ड है उनके विषय में हम आपको बता रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़े और हैं। यहाँ पे देखिए आप ISO 13116 जो है आपका ये कोड, ये SOFIX चाइल्ड सीट फॉर कार्स के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर अभी हम आपको बता ही चुके थे कि 13485 ISO 13485 ये मेडिकल डिवाइस यानी कि स्वास्थ्य उपकरण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको हम ये भी बता चुके थे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ISO 14000, इसके जो फैमिली है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि ये पर्यावरण से संबंधित है। आपको कहीं पर भी ISO 14000 या 14001 देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा ये पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है। तो इसका ये पर्यावरण से संबंधित स्टैंडर्ड रहा है। तो अगला अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड है ISO/IEC 17025 टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से संबंधित है। ISO 20121 तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। अभी आपको हम बताए थे जो ISO 22000 है वो आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है, खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं उससे संबंधित है। ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से यानी कि सामाजिक जो आपका
रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे संबंधित है। अब ISO 31000 है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क मैनेजमेंट का जो कोड है वो ISO 31000 आपको देखने को मिल रहा होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक क्या है, तो आपको सीधा बताना है कि ISO 31000 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ISO 31000 ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के द्वारा निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ कोड रहे हैं। एंटी ब्रेवरी मैनेजमेंट से संबंधित जो सिस्टम है वो आपका यहाँ पर एक कोड रहा है, और ISO 3166 कंट्री कोड हैं यहाँ पर। और आपका एनर्जी मैनेजमेंट ऊर्जा से संबंधित आपका ISO 5000 है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऊर्जा से संबंधित आपका जो कोड है ISO 5001 है, सॉरी 5001 है। तो ये कुछ कोड रहे थे, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के द्वारा इनको मैनेज किया गया है। और ये स्टैंडर्ड अब देखो इसका जो अगला वर्जन है ISO का, अभी तो 5th वर्जन चल रहा है। इनके क्लाउड वगैरह हैं वो भी अलग हैं, उनके विषय में अगला वीडियो हम लाएंगे, तो आपको अतिरिक्त जानकारी जो बची है वो गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित मिल जाएगी। तो इसी में अब आपका एक टॉपिक है वो PDCA है, तो हम इसके विषय में बात करेंगे। आपका PDCA क्या है, इसका जो फुल नेम है वो प्लान डू चेक एक्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लान डू चेक और एक्शन, एक्ट या एक्शन। तो यहाँ पर प्लान डू चेक एक्ट का मतलब क्या है, ये एक साइकिल है, यानी कि एक चक्र है। तो यहाँ पर प्लान में आपको सर्विस डिजाइन, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रोडक्ट है, मेनू है, प्राइस है, कंपैरिजन है और प्रोसेस है, जो भी है वो आपको प्लान में बनाना है। उसके बाद में डिमांड के हिसाब से यहाँ पर कस्टमर के जो डिमांड है प्रोडक्ट की मांग, उसके आधार से आप यहाँ पर वर्क है वो सोल्डिंग करेंगे, यानी कि स्टॉक कंट्रोल करेंगे। तो जो आपको प्लान जो आपने बनाया है फिर वो आपको करना होगा। जब आप वो कार्य करेंगे, और जब आप कार्य करेंगे तो आप उसको उसमें देखेंगे कि आपका जो उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक करना होगा। जब आप चेक करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप स्केल्स है, नंबर ऑफ कस्टम है और एवरेज कस्टमर स्कोप, जो भी है कस्टमर सेटिस्फिकेशन, यानी कि आपका ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है डिफेक्टेड तो नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद में कंप्लेंट तो कोई नहीं आ रही है, क्लेम है, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका प्रोडक्ट एकदम ओके है, चेक है, तो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद में आपको एक्शन लेना होगा। तो एनालिसिस करेंगे उसके विषय में, कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट, जो भी है उसके बाद में आपको एक्शन करना है, यानी कि आपको लागू कर देना है। एक्शन या एक्ट, PDCA का मतलब है प्लान डू चेक एक्ट। पहले आपको प्लान बनाना है, फिर डू मतलब करना है, चेक मतलब कि उसके विषय में अध्ययन करना है, उसको लागू, एक्ट मतलब उसको लागू कर देना है। ये इसका फुल नेम है, इससे संबंधित बस इतना ही है। और अब हम चलते हैं 5S की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5S का जो है इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री क्या, इसका हर जगह यूज होता है, आपके घरों में भी। तो यहाँ पर 5S का पहला अक्षर जो है वो फर्स्ट एस शार्ट के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो है एस है वो आपका वो सेट इन ऑर्डर या आपका सेट इन ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। थर्ड आपका जो यस है वो साइन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ आपका जो यस है वो स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित है। और आपका जो 5S है वो सस्टेन है। तो इनको एक एक हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। ये इंडस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है 5S। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 5S है वो एक जापानी वर्ड है। जापान के द्वारा एक ये सिद्धांत दिया गया है जिसको हम 5S कहते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको समझने में तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसका अब हम 5S का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सबसे पहला यस है उसका मतलब है शार्ट। शार्ट का मतलब है कोई भी, जैसे कि हाउस कीपिंग से ले लीजिए, यानी कि घर में किचन में आप को खाना बनाना है या मान लीजिए कुछ भी कार्य करना है, तो
वहाँ पर आप को जो कार्य करना है उसको प्राथमिकता देंगे, जो यूज की चीज़ें नहीं हैं आप उनको एक साइड में कर देंगे। तो इसी तरीके से जो इसका फर्स्ट यस जो आपका है, इसका मतलब है छटाई करना। जो आपके काम की वस्तु है उसको एक तरफ छांट लो, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं आप उनको एक तरफ छांट कर रख दीजिए, इसका ये मतलब है। और सेकंड जो आपका यस है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेट इन ऑर्डर के नाम से यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो आपने उधर से चीज़ को छांटा है उसको एक स्थान दीजिए, उसके लिए एक निश्चित स्थान होगा। तो वो जो भी चीज़ है, जो भी आपका पार्ट है, चीज़ है, कुछ भी है, तो उसको निर्धारित स्थान ही पे आपको रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर आप इधर उधर फेंक देंगे तो आपका वो माहौल बिगड़ जाएगा। मान लीजिए आपको आज खाना है दही और ला रहे हो पनीर, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना है कि जो चीज़ आपको पहले यानी कि जहाँ पर रखनी है उसको वहीं रखना है। तो इसके लिए सब निर्धारित है, यानी कि मानक निर्धारित किया गया है। और जो आपका 3S है, 3S, तो ये है आपका साफ सफाई से संबंधित, क्लीननेस। आपने जो भी व्यवस्थित क्रम से, यानी कि सेकंड में यस का मतलब है आपने जो भी आइटम इधर से छांट के इकट्ठा किया है वो आपको व्यवस्थित क्रम में रखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि व्यवस्थित क्रम में कैसे रखना है। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे अब चलते हैं, ऐसे आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिफोर 5S यहाँ पे लिखा है, बिफोर 5S। तो यहाँ पे देखिए ये डस्टबिन इधर पड़ी हुई है, ये डिब्बे जो खाली हैं इधर पड़े हैं, इधर पड़े हैं, कहीं इधर हैं। देखो टेबल के ऊपर आपका जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है, ऊपर टूल बॉक्स है वो देखिए खुला हुआ पड़ा है। तो ऐसी व्यवस्था आपको यदि कहीं देखने को मिल रही है तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका 5S काम नहीं कर रहा है। और इसी व्यवस्था में आपको इन सभी आइटम को उठा उठा करके क्रमानुसार देखो यहाँ पे रखा गया है। पीले वाले जो बॉक्स हैं, पीले वाले साइड में ग्रीन है, ग्रीन के साइड इस तरीके से डस्टबिन का जो एरिया यहाँ पे बना है आपको यहाँ पे रख दिया गया है। यहाँ पे डस्टबिन की जगह पे देखो क्या बॉक्स डाल रखा है। और यहाँ पे टेबल के ऊपर जो आइटम रखे थे उनको एक स्टैंडर्ड में रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आफ्टर 5S करने के बाद में आपकी जो कार्य क्षेत्र है वो अच्छा लगने लगता है, ये इसका मतलब है। और आपको कार्य करने में आसानी हो जाती है, कोई असुविधा नहीं होगी। अब व्यवस्थित रखा, आपको यहाँ से उठानी कोई चीज़ हो तो आप यहाँ को ढूंढने में लगेगा, टाइम भी लगेगा, इससे आपकी समय की बहुत बचत होती है। तो आपका सेकेंड एज से संबंधित यही है। और जो आपका 3S है, अब वो 3S का मतलब है आप अपने वर्कशॉप को, प्लेस को, जो भी देखिए यहाँ पर भी अगला इमेज मैंने दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना जो ये देखिए सब जो आइटम वगैरह हैं इधर उधर फैले पड़े हैं। जब इनको कहना कि व्यवस्थित क्रम में रख लिया गया है, 2S का मतलब यही है कि आपको व्यवस्थित क्रम में रखना है जो भी आइटम है आपका पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे अब कितना अच्छा वर्कशॉप यहाँ पे जो है लग रहा है। तो ये यहाँ पर आपका 2S से संबंधित है। और अब 3S की बात आती है तो 3S में यहाँ पे आपको साइन मतलब चमकाना, जो भी आपका वर्क इस प्लेस है उसको आपको चमकाना है तो आपको 3S करना पड़ेगा, यानी कि अपने वर्क प्लेस की साफ सफाई करना। अब आपका 4S आता है, आपसे पूछेगा 5S में 4S का क्या मतलब है। तो 4S का मतलब है आपका मानकीकरण से संबंधित है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन निर्धारित किया गया है। तो वो यहाँ पर इसका एक स्टैंडर्ड है। मान लीजिए कोई आपको पार्ट 5 किलो बनाना है तो वहाँ पे 6 किलो बना दोगे तो उसका स्टैंडर्ड बिगड़ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर कार्य को करना है। और यहाँ पर फिर आता है आपका 5वां एस का मतलब है सस्टेन। तो सस्टेन का मतलब है यानी कि आत्म अनुशासन। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सब लिखा हुआ भी है, आप इसको भी इंग्लिश में यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5S का यहाँ पर यही रोल है। तो 5S का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्व आत्म अनुशासन से संबंधित है। तो 5S आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर हुआ है। तो आपको अपने वर्कशॉप में आप इस तरीके की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और प्रॉब्लम भी हो सकती है, दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो आपको ये कंडीशन नहीं करनी है, आपको इस कंडीशन को करना है। तो ये क्रॉस कंडीशन हो गई मेरी तरफ से, और इंडस्ट्री में इसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपको 5S
को ध्यान में रख के ही कार्य करना होता है। और 5S करोगे तो आपका वर्क प्लेस है वो भी साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, आपका जो पार्ट हैं वो भी इधर उधर बिखरे नहीं रहेंगे, एकदम व्यवस्थित क्रम में सब रखा होगा। 4S का मतलब है आपका स्टैंडर्डाइजेशन से, आपका जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आपको अपना पार्ट जो भी है उसको मानक के हिसाब से आपको तैयार करना है। और जो 5th है आपका यानी 5वां, वो आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 3D क्या है। सॉरी 3D मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3D नहीं आपका 5D। 5D क्या है तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 5D। 5D क्या है? 5D दोस्त वो चीज़ है, प्रक्रिया जो आपने 3D यानी 3D बोल रहा हूँ 5S में किया है, यानी जो 5S में आपने किया है तो उससे आपका काम अच्छे तरीके से होता है, आपका वर्क प्लेस सब व्यवस्थित रहता है, आपका जो भी कार्य करने का तरीका है उसमें समय की जो बचत है वो भी होती है। और यहाँ पर 5D एकदम उसके अपोजिट है। यदि आप 5D करेंगे तो इसका फर्स्ट D है, इसका मतलब डिले। आप किसी कार्य को लेट करेंगे, जब लेट करेंगे धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद में अब आपको वो काम जल्दी करना है तो जल्दबाजी करेंगे। जैसे आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके पार्ट या जो भी आप कुछ बना रहे हैं उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे आपके उसमें डिफेक्ट आया तो ये सेकंड आपका D हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट D है आपका डिले, और सेकंड D हो गया आपका डिफेक्ट से संबंधित। जब आपके पार्ट या जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें जब डिफेक्ट आएगा तो आपका 3S यानी कि 3D बन जाएगा। 3D क्या है? डिससेटिस्फिकेशन। आपका जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा, और जब आपका कस्टमर डिससेटिस्फिकेशन हो जाएगा तो आपका कंपनी का डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन जब हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी कंपनी घाटे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। जब आपकी कंपनी घाटे की तरफ बढ़ने लग जाएगी तब आपका 5वां D है, उसका मतलब है डिमोरलाइज्ड। तो यहाँ पे आपका जो स्टाफ है वो डिमोरल हो जाएगा तो आप अब अपने स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे, कैसे कंपनी को मैनेज करेंगे? तो 5D एकदम बेकार चीज़ है। तो जब आप कंपनी में 5S को बनाकर रखेंगे तभी आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो अच्छे से प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर 5D का यही मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक आपका टॉपिक है काइजन। तो हम अब काइजन के विषय में बात करेंगे कि काइजन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मीनिंग ऑफ काइजन। काइजन क्या चीज़ है? काइजन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि काइजन क्या चीज़ है। काइजन जो है एक सुधार की प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा सुधार जो निरंतर हर एक चीज़ में सुधार किया जाए उसको हम काइजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो काइजन है वो हर कंपनी इसको लागू करती हैं। काइजन के बहुत ही लाभ हैं। यदि आप प्रतिदिन अपडेट काइजन से रहेंगे, यानी कि रोज़ किसी न किसी चीज़ का सुधार करेंगे, उससे संबंधित आपका काइजन रहता है। तो यहाँ पर काइजन के जो मीन हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि काइजन कंपनी में कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि काइजन लिखा है। काइजन का मतलब क्या है? ये काइजन है निरंतर किसी भी चीज़ में परिवर्तन करना, काइजन कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में निरंतर परिवर्तन, यानी कि निरंतर कंटिन्यू आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वो चीज़ आपका काइजन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर कय का मतलब आपका है चेंज, यानी कि परिवर्तन करना। जो कय है, कय इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, कय अलग हो गया, जन अलग हो गया। तो कय का मतलब है टू मॉडिफाई टू चेंज, यानी कि परिवर्तन के लिए कय, और आपका जन है इसके लिए है मैक बेटर, यानी कि अच्छे के लिए परिवर्तन, फॉर बेटर देन। तो जन का मतलब है आपका अच्छे के लिए, कय का मतलब है परिवर्तन। तो इसका सीधा अर्थ हो गया अच्छे के लिए परिवर्तन, यानी कि निरंतर आपको अच्छे के लिए परिवर्तन करना है। जब आप निरंतर अच्छे के लिए परिवर्तन करेंगे,
ये जो प्रक्रिया है वो आपकी काइजन कहलाती है। तो काइजन जो है वो आपका प्लान डू चेक एक्ट पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो प्लान है, तो यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि आपको प्रॉब्लम की पहचान करना है कि आपकी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, उसकी पहचान करना है। जब आप पहचान करेंगे तो एनालाइज प्रॉब्लम यानी कि उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करना है, तो उसके विषय में यहाँ पर आप एनालाइज उसको करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ डेवलप सलूशन, उसका एक विकसित हल निकालेंगे। जब आप उसका एक विकसित हल निकालेंगे तो उसके बाद में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जब आप उसमें इम्प्लीमेंट सुधार करके उसको लागू करेंगे तो एनालाइज जो रिजल्ट उसका आएगा, तो आपको एनालाइज रिजल्ट करना होता है, अध्ययन करना है। यानी एनालाइज रिजल्ट यानी कि जो परिणाम आपका आ रहा है उसका आपको परिणाम का अध्ययन करना है। उसके बाद में आपका हो गया स्टैंडर्डाइजेशन सलूशन। अब आपको जो स्टैंडर्डाइज सलूशन है, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है वो मानक के हिसाब से है कि नहीं है। जो मानक निर्धारित है आपको उसी मानक में रहना है। यदि मानक से गलत है तो यहाँ पर आपका गेट द एम्प्लॉय एवोलेटेड। तो इस तरीके से आपका ये काइजन का सिस्टम रहा। मैंने काइजन आपको बता दिया है। काइजन छोटी चीज़ है, कंटिन्यू किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना काइजन कहलाता है। ये कुछ आपका टॉपिक रहा, मैंने आपको पूरा विस्तार से क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये क्लास थोड़ा लॉन्ग हो चुकी है, कोई नहीं, तो आपने यदि इस क्लास को देख लिया है तो जो आपके 5 अंक का जो आपका गुणवत्ता प्रबंधन से क्वेश्चन आना है वो आपका छूट नहीं पाएगा। यदि आपने इन कोड को याद कर लिया है जो मैंने बताया है, जैसे आपका ISO 9000 है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। आपका फिर ISO 13485 है, ये आपका उपकरण जो स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण है, यानी कि मेडिकल डिवाइस। इस तरीके से हमने आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश की है। यदि आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो हम उसमें कुछ सुधार करेंगे। तो जब हम सुधार करेंगे तभी हम आपके लिए अब अगली क्लास ला पाएंगे। इसका हमें आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर अब अगला जो आपका टॉपिक होगा, टॉपिक आपका जो अगला वो है वो गुणवत्ता प्रबंधन ही रहेगा। हम आपको यहाँ पर अभी गुणवत्ता प्रबंधन से ही अगली एक क्लास लेके आएंगे, ठीक है। उसमें आपको हम सब बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो लगभग हम आपको 50 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आपको अगला वीडियो जो आने वाला है उसको ज़रूर देखिएगा। तो जो आपको हम 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे उनमें से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। तो ऐसे समझ लीजिए ये आपका 5 नंबर का जो टॉपिक है वो हम आपका क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से बता देते हैं, आपका जो IMS है ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके अंतर्गत आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इन सभी के मानक अलग अलग निर्धारित हैं, आपको मानक याद कर लेने हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ पर 4 टाइप के आपके मानक निर्धारित किए गए हैं। एक आपका ISO 9000 एक करके है, और आपका दूसरा यहाँ पर मैंने पूरा विस्तार से बताया है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।